हेलो दोस्तों, आज हम लोग डेली जीके जीएस टेस्ट 8 डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर 7 तक का टेस्ट का डिस्कशन कराया जा चुका है। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप लोग फटाफट जाकर टेस्ट को लगा लीजिए। ये खान सर के द्वारा टेस्ट लिया गया सभी क्वेश्चन से, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी रहने वाले हैं। इसमें जीके जीएस प्लस आप लोग को करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं टेस्ट सीरीज 8। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे बिहार एसएससी आने वाला है आप लोगों के लिए, उसके बाद रेलवे, जितने भी एग्जाम आने वाले हैं 2024 में, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत के एक राज्य के बारे में निम्नलिखित संकेतों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें 3 संकेत दिए गए हैं, तीनों को पढ़ना है और ध्यान से, और देखना है किस राज्य के बारे में सभी है। तो देखिए पहला इसमें कह रहा है कि इसे लाल नदी और नीली पहाड़ियों वाली भूमि के रूप में जाना जाता है। किसको लाल नदी और नीली पहाड़ियों वाली भूमि के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग को पता होगा, ये जाना जाता है असम को। तो पहला तो ये सही है, असम इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए एक मिल गया तो तीनों इसी के बारे में होगा। अगला है कि इसे भारत के 6 में से 3 भू आकृति प्रभाग है। बिल्कुल सही है, ये असम ही होगा। अगला है कि यह देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 2.39% में फैला हुआ है। बिल्कुल सही है, ये असम ही है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा हाई हो रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन अब पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, किसी के बारे में दे देगा, कथन दे देगा, उसी के बारे में पूछेगा। तो अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, अब ध्यान से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए सेकंड कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं तेलंगाना से लगती है? बताइए किसकी सीमाएं तेलंगाना से लगती है? तो आप लोग देखिए ऑप्शन में छत्तीसगढ़ की लगती है, आंध्र प्रदेश का भी, और कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सभी का सीमा ये तेलंगाना से लगती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रानी ने अपने मित्रों को बताया कि उसने पिछले वर्ष 4 विभिन्न झीलों नामतः लोकटक, बारापानी, कोलेरू और पुलिकट में नौका विहार किया। उसने निम्नलिखित में से किन राज्यों में भ्रमण किया? बताइए किन राज्यों में भ्रमण किया, इसमें बताना है किन राज्यों में भ्रमण किया। बताइए तो आप लोगों को पता होगा, ये लोकटक झील जो कि कहाँ है? लोकटक है मणिपुर में। लोकटक कहाँ है? तो मणिपुर में है, याद रखिएगा। पुलिकट कहाँ है? तो तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। तो इसको याद रखिएगा। तो देखिए इसमें मिल रहा है कि नहीं, मणिपुर इसमें एक दिख रहा है और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर जब देखिएगा तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय में बारापानी, कोलेरू आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें देखना है कथन कौन सही है। तो देखिए कथन पहला है, इसमें कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है किंतु लिख नहीं सकता, वह साक्षर नहीं है। तो बिल्कुल सही है ये पॉइंट। अगला है कि 7 वर्ष और उससे अधिक की आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा की समझ रखते हुए पढ़ और लिख दोनों सकता है को साक्षर माना जाता है। बिल्कुल सही है। तो दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है। तो सही देखिए इसमें कौन कौन है, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों पॉइंट ही बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारत के क्रमशः कितने तटीय और स्थलबद्ध राज्यों में से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बताइए कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है, याद रखिएगा, 2 से 6 राज्यों से होकर गुजरती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो याद रखिएगा तटीय कितना है? 2 है। तो याद रखिएगा राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि गुलबर्गा और विजयनगर हम्पी के मध्य भूभाग में निम्नलिखित में से कौन से 2 नदियाँ बहती हैं?
बताइए कौन से दो नदियाँ बहती है? ये गुलबर्गा को फूलों एवं बगियों का नगर भी कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें कौन सी दो नदियाँ बहती है? तो इसमें बहती है, याद रखिएगा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी बहती है। कौन कौन से? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी बहती है, तो याद रखिएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि कह रहा है कि नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? बताइए किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? तो यह छोड़ा गया है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये कहाँ है? यह है एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में है। कहाँ है कूनो राष्ट्रीय उद्यान? तो मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। उसके बाद केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये राजस्थान में, कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में, तो इसको याद रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये कहाँ है? असम में है, तो सभी आप लोग को याद रखना है। ये कहाँ है? ये असम में है, ये असम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ती है? तो इसके कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ती है, यही पूछ रहा है। तो इसके कुल ऊर्जा क्या होती है? अपवर्तित रहती है। क्या रहती है? तो अपवर्तित रहती है, याद रखिएगा। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है के प्लस पी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी फिक्स रहता है, तो अपवर्तित हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? सी। सी इसका याद रखिएगा। और इसका एक नहीं बताया है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये कहाँ है? ये मणिपुर में है, इसको याद रखिएगा। ये मणिपुर में है, इसको सभी को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा किसी दिशा का संकेत करता है? बताइए किस दिशा का संकेत करता है अंगूठा? इसका एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा। ट्रिक होता है, फार्मूला नहीं। बताइए किसका प्रतीक होता है? तो यह प्रतीक होता है, याद रखिएगा, बलों का। किसका प्रतीक होता है? फोर्स का होता है, तो याद रखिएगा किसका? बल का। इसका फार्मूला एक ट्रिक होता है, फादर मदर चाइल्ड। जैसे कि फादर अंगूठा, मदर तर्जनी और चाइल्ड मध्यमा। फादर से फोर्स हो जाएगा, मदर से मैग्नेटिक हो जाएगा और चाइल्ड से करंट हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। यहाँ से ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा है? अंगूठा यानी फोर्स, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ट्रिक से याद रखिएगा, यहाँ से याद हो जाएगा। फादर मदर चाइल्ड फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, तो ये सभी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जाएं बराबर हो तो किस पिंड का संकेत अधिक होता है? बताइए किस पिंड का संकेत अधिक होता है? तो यह होता है भारी पिंड का। किसका होता है? भारी पिंड का। इसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P²/2m होता है, तो इसीलिए इसको याद रखिएगा, इस फार्मूला को। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी एफिनिटी है? किसकी? यह है, याद रखिएगा, रेडॉन की। किसकी है? रेडॉन की, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता इसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर मुक्त ऊर्जा आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कोरेंडम क्या है? कोरेंडम क्या है? तो कोरेंडम किसे कहते हैं? तो सिलिकॉन कार्बाइड को ही कोरेंडम कहते हैं, तो याद रखिएगा। सिलिकॉन कार्बाइड को ही कोरेंडम कहते हैं, याद रखिएगा। किसके कहते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बाइड होना चाहिए, कार्बाइड है, याद रखिए। क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होता है CISIC होता है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक चकती को जिसके केंद्र पर एक वृत्ताकार छिद्र होता है तो गर्म किया जाता है, तब क्या होता है? तब वृत्ताकार छिद्र का व्यास बढ़ जाता है। क्या होता है? व्यास यानी त्रिज्या बढ़ जाता है, व्यास बढ़ जाता है उसका। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक ध्वनियों वे ध्वनियाँ होती है जो डैश डैश आवृत्ति पर होती है। तो आप लोगों को पता होगा जो होती है जिसकी आवृत्ति कितनी होती है 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितनी होती है 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोधों के समानांतर संयोजन में वोल्टेज डैश डैश होता है। तो वोल्टेज में प्रत्येक प्रतिरोध एक समान होता है। क्या होता है प्रत्येक करंट जो होता है एक समान होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। इसमें देखना है कौन सही है। तो बताइए तो इसमें कौन सही है। तो इसमें सही है लास्ट वाला साल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी। तो इसको याद रखिएगा क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई फटना आसान क्यों होता है। सुई से फटना आसान क्यों होता है। क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है गैस सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होती है इसीलिए। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी नहीं होगा इसका बी होना चाहिए। बी होना चाहिए, गलत हो गया, बी हुआ। क्योंकि देखिए सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। क्योंकि नुकीला होता है तो अधिक दाब डालती है इसलिए जल्दी हो जाता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। यह किस अनुच्छेद में है। यह अनुच्छेद याद रखिएगा किस अनुच्छेद में है। इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा इसको आप लोग के लिए छोड़ते हैं। इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। 18 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसको याद रखिएगा और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। सही नहीं है यानी देखना है इसमें गलत कौन है। तो पढ़िए इसमें बताइए कौन गलत है। सबसे पहले इसमें देखिए कह रहा है कि पहला है कि संघीय मंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल ये सही है। अगला है कि वे राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर रहते हैं। ये भी सही है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश के बिना किसी मंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। अगला है कह रहा है कि संविधान मंत्रियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायी का उल्लेख करता है। बिल्कुल ये गलत है क्योंकि यहाँ देखिए मंत्रियों का नहीं होगा मंत्रिपरिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा मंत्रिपरिषद का होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा क्योंकि यही गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संविधानक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार यानी पॉकेट वीटो कहा जाता है। यह किसे कहा जाता है। यह कहा जाता है ज्ञानी जैल सिंह को। किसे कहा जाता है ज्ञानी जैल सिंह। तो याद रखिएगा राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो क्या होगा। तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएंगे। यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसका आशय क्या है। तो इसका आशय है कि इसके सभी निर्णय का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लगभग छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व अस्तित्व में आए हिंदू शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कथन इसमें सही नहीं है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसको आप लोग को बताना है कौन सही नहीं है इसमें।
तो पॉइंट को पढ़िए और बताइए इसमें कौन सही नहीं है। बताइए कौन कौन सही नहीं है। पहला पॉइंट कह रहा है कि यह फारसी भाषा का शब्द था। यह फारसी भाषा का शब्द था, बिल्कुल ये सही है। और यहाँ देखिए आगे क्या है, कह रहा है कि इसका प्रयोग सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र के लिए होता था, जबकि ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र। किसके लिए होता था? पूर्वी क्षेत्र के लिए। ये गलत हो जाएगा, दूसरा पॉइंट बिल्कुल ही गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट है इसमें कह रहा है कि यह सामाजिक तथा धार्मिक पहचान के रूप में जाना जाता था, जबकि बिल्कुल ये गलत है। तो देखिए इसमें कौन कौन गलत है, 2 और 3, 2 और 3 ऑप्शन सी में है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के राजाओं ने किया था और इस आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। पूछ रहा है भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बताइए इस पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। इसमें दिए गए हैं पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे। तो देखिए इसमें सभी सही हैं, क्योंकि देखिए खरोष्टी लिपि का प्रसार हुआ था, बिल्कुल सही है। उसके बाद अरमेइक लिपि का प्रसार हुआ था, ये भी सही है। और उसके बाद है क्षत्रप प्रणाली का भी विकास हुआ था इसमें। और अभिलेख, उसके बाद उत्कीर्ण करने की प्रथा का भी विकास हुआ था, यानी सभी इसमें सही है। राइट आंसर इसका देखिए क्या हो जाएगा। राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित करने के पीछे मोहम्मद बिन कासिम का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य थे। बताइए इसमें कौन सा उद्देश्य था जो कि दिल्ली का राजधानी दौलताबाद से स्थानांतरित करके मोहम्मद बिन तुगलक ने इसने बदल दिया था। तो बताइए क्या कारण था। तो कारण इसमें दिया गया है, केवल इसको बताना है कौन कौन सही है इसमें। तो देखिए इसमें दे रहा है, कह रहा है कि दौलताबाद में स्थानांतरण से दक्कन एवं गुजरात पर नियंत्रण स्थापित करने का मौका मिलता है, बिल्कुल सही है। अगला है, कह रहा है कि इससे पश्चिमी एवं दक्षिणी पतनों तक पहुंच उपलब्ध होती थी, बिल्कुल ये भी सही है। अगला कह रहा है कि उत्तर पश्चिमी सीमा के सीधे मंगोल आक्रमण से संरक्षण देता था, ये भी सही है। इसमें सही पूछ रहा है तो सही इसमें देखिए कौन तीनों हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकालीन संत कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। देखिए संत कबीर के बारे में जो कथन दिए हैं इनको पढ़ना है और बताना है इसमें कौन कौन सही है। पहला कथन कह रहा है कि इन्होंने जाति प्रथा की निंदा की थी, बिल्कुल सही है, जाति प्रथा का निंदा की थी। उसके बाद कह रहा है कि यह औरंगजेब के समकालीन थे, जबकि ये गलत है। सिकंदर लोदी के यह समकालीन थे, ये गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि इन्होंने मूर्ति पूजा, व्रत, नमाज, अजान पर गहरा प्रहार किया था, बिल्कुल सही है, किया था। तो देखिए इसमें कौन कौन सही हो जाएगा। पॉइंट 1 और 3 ऑप्शन सी में है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अगला 28 नंबर, कह रहा है कि कहा जाता था कि 1857 के विद्रोह में अफवाहों और भविष्यवाणियों ने लोगों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण। लोगों को इन अफवाहों पर विश्वास हुआ। कौन कौन सा अफवाह है जिस पर विश्वास हुआ, तो इसमें दिए गए हैं 3 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें से देखना है कौन सही है। यहाँ देखिए पूछ रहा है कौन सही है। तो बताइए पहला है, इसमें कह रहा है कि पश्चिमी शिक्षा और विचारों को अपनाकर भारतीय समाज को सुधारना। तो बताइए सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है ये। अगला है, कह रहा है कि सती प्रथा का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत करना। बिल्कुल सही है, यह हुआ था। अगला है कि कुशासन के आरोप में भारतीय राज्यों को हड़पना। बिल्कुल सही है, तीनों ही बिल्कुल सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सही नहीं देखना है, तो बताइए इसमें कौन सही नहीं है।
तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की ब्रिटिश किसी भी परिस्थिति में भारतीयों को सत्ता हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जबकि ये गलत हो जाएगा। यहाँ कौन हो जाएगा? चर्चिल हो जाएगा, इटली की जगह चर्चिल होगा, तो ये गलत हो जाएगा। पहला पॉइंट ही बिल्कुल गलत है। तो इसमें गलत ही पूछ रहा था, सही नहीं है, यानी गलत कौन है। तो पहला अगर गलत हो गया तो बाकी सभी सही ही होगा। तो देखिए कह रहा है कि लॉर्ड वेवल ने 31 मार्च 1948 तक भारत से ब्रिटिश की पूर्ण वापसी की वकालत की। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता हस्ताक्षर की प्रक्रिया में तेजी लाए। ये भी बिल्कुल सही है। अगला है कह रहा है कि नेहा के विरोध के कारण बालकरन योजना यानी प्लान बालकरन का परित्याग कर दिया गया। बिल्कुल ये भी सही है। तो देखिए इसमें पहला ही गलत है, यानी गलत पूछ रहा था, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि राजगोपालाचारी फार्मूला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन इसमें देखना है कौन सही है। तो बताइए इसमें कौन कौन सा कथन सही है। पहला देखिए कह रहा है कि यह भारत की स्वतंत्रता के लिए मुस्लिम लीग का समर्थक हासिल करने का प्रयास था। एक प्रयास था, बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला देखिए कह रहा है कि यह मुस्लिम बहुत क्षेत्रों में जनमत संग्रह के आयोजन के विरुद्ध था। बिल्कुल गलत है, विरोध नहीं थे, मुस्लिम के विरोध नहीं थे। अगला है कि इसकी शर्तों को इंग्लैंड द्वारा सत्ता हस्ताक्षर के निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल रूप से प्रभावी किया जाना था, जबकि गलत है। ये भी गलत हो जाएगा पॉइंट, ये भी पॉइंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बताइए इसमें कौन सही है। तो केवल एक सही है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1929 के दिल्ली घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और बताना है इसमें कौन सही है। पहला कह रहा है कि दिल्ली घोषणा पत्र ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए शर्तें प्रस्तुत की। बिल्कुल सही है, शर्तें प्रस्तुत की थी। उसके बाद अगला है कह रहा है कि दिल्ली घोषणा पत्र के अनुसार गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य इस बात का चर्चा करना था कि डोमिनियन शासक को लागू किया जाएगा या नहीं। बिल्कुल गलत है, ये गलत पॉइंट है। अगला है कह रहा है कि दिल्ली घोषणा पत्र सभी राजनीतिक कैदियों के लिए क्षमादान की मांग की गई। बिल्कुल सही है। तो देखिए इसमें कौन कौन सही है। पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट बिल्कुल सही है, यानी राइट सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने लगाया था? बताइए तो सबसे पहले किसने लगाया था? तो यह लगाया था, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। सी इसको याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिवहन संचार वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? देखिए यहाँ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, किस सेक्टर में आते हैं सेक्टर पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक। किस में आ जाएगा? तृतीयक। प्राथमिक क्या आता है? तो प्राथमिक जो कि प्रकृति पर होता है, नेचर पर जो होता है, उसमें प्राकृतिक में आता है। द्वितीयक में कौन कौन आता है? तो द्वितीयक में निर्माण या विनिर्माण किए जाने वाले में कौन कौन हो जाएंगे? तो द्वितीयक में हो जाएंगे। और तृतीयक में सभी आ जाएंगे, दुकान, नौकरी, सेवा, बैंक, हॉस्पिटल, जितने भी है सारे सभी तृतीयक में आ जाएंगे। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता था, किस कर के नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था, याद रखिएगा, सीमा कर के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, जिसे शुल्क भी कहा जाता था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस विशेषता के आधार पर प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न है? बताइए किसके आधार पर प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न है? प्लास्टिड यानी पादप, जो कि पेड़ पौधे को पादप कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें कौन हो जाएंगे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें थाइलाकोरिस
की उपस्थिति में यह होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एंटीजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एंटीजन के संबंधित, एंटीजन यानी एंटीबॉडी, याद रखिएगा। प्रोटीन इसमें सभी होता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यह एंटीबॉडी के गठन को उत्तेजित करता है। क्या करता है, एंटीबॉडी को गठन को उत्तेजित करता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी। और इसमें देखिए सी नंबर पॉइंट कह रहा है कि यह अपशिष्ट निपटान प्रणाली के रूप में कार्य करता है। तो कौन करता है, इसमें किडनी कार्य करता है। कौन, किडनी, याद रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैक्टीरिया को पौधे नहीं माना जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया को पौधे नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्या, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए इसे पौधा नहीं माना जाता है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल में क्या होता है, तो मैग्नीशियम होता है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पानी को अवशोषित करने के लिए जड़ों की उपयुक्तता से संबंधित नहीं है। इसमें नहीं पूछ रहा है, तो नहीं कौन हो जाएगा। पहला इसमें कह रहा है व्यापक सतह क्षेत्र, बिल्कुल सही है, ये तो होगा। अगला है कि आसपास के मिट्टी के पानी की तुलना में उच्च सांद्रता में कोशिका रस होता है, बिल्कुल ये भी सही है। अगला कह रहा है कि जड़ रोम में पतली कोशिका भित्ति होती है, ये भी सही है। 3 सही है, तो एक तो गलत जरूर होगा। नीचे मिट्टी में बढ़ाव, तो ये गलत हो जाएगा। और इसमें नहीं पूछ रहा था, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सही है। बताना इसमें कौन सही है। पहला कह रहा है कि झिल्ली से घिरे केंद्रक वाली कोशिका को यूकैरियोटिक कहते हैं, तो बिल्कुल सही है, यूकैरियोटिक कहते हैं। अगला है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी जैसे सेल बाउड ऑर्गेनेल की अनुपस्थिति होती है, तो ये गलत हो जाएगा, अनुपस्थिति नहीं उपस्थिति होता है। अगला है कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका के केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली होता है, बिल्कुल गलत है, झिल्ली इसमें नहीं होता है। अगला है कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक के केंद्रक नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है, प्रोकैरियोटिक के केंद्रक नहीं होते हैं। तो इसमें कौन कौन सही हो जाएंगे, 1 और 4। 1 और 4 ऑप्शन सी में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म तत्व पौधे के लिए आवश्यक हैं। इसमें कौन आवश्यक है, तो इसमें आवश्यक है जिंक, बोरान, आयरन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखिएगा। सूक्ष्म यानी माइक्रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने हेम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। तो यह घोषित किया गया है किर्गिस्तान के द्वारा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है इसमें, किसको, रणधीर जायसवाल को, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अरिंदम बागची जो कि यह यूएनओ के अध्यक्ष रहे हैं, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, तो यह किया जा रहा है दिल्ली में। कहाँ किया जा रहा है, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2024 में बिमस्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया है। किसने ग्रहण किया है, तो इंद्रमणि पांडे। किसने किया है, इंद्रमणि पांडे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है। तो यह नामांकित किया गया है सभी के लिए, इंदौर, भोपाल, उदयपुर, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 7वें भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक किस शहर में जनवरी 2024 में हुई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। इसमें कौन हिस्सा लिया, एस जयशंकर, जो कि कहाँ कराने वाले थे, काठमांडू, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की तंगेल साड़ी
गारद साड़ी और कोरियल साड़ी को अलग अलग जीआई टैग मिला है? तो यह मिला है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल को। किसको मिला है? पश्चिम बंगाल को मिला है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, जस्टिस BR गवई को। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में IAS अधिकारी सुधांशु पंत को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है राजस्थान। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी DGP कौन बनी है? तो इसमें बनी है रश्मि शुक्ला। कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये था टेस्ट नंबर, डेली जीके जीएस टेस्ट कितना था? तो ये था 8। इससे पहले 1 से 7 तक का भी डिस्कशन ऑलरेडी कराया जा चुका है, उसका प्लेलिस्ट बन चुका है। सभी टेस्ट को आप लोग जाकर लगा सकते हैं, चैनल पर सभी अपलोड है, जाकर फटाफट सभी टेस्ट को लगाइए। ये टेस्ट खान सर के द्वारा डेली लिया जाता है टेस्ट, इसको याद रखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी रहेगा। इसमें जीके जीएस प्लस करंट अफेयर सभी इंक्लूड किए गए हैं, जो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा क्वेश्चंस। तो इसको याद रखिएगा। तो डेली आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा इससे, और सभी वीडियो को जाकर देख लीजिए। 1 से 7 तक जितने भी वीडियो कराया गया है उसको जाकर देख लीजिए। वीकली टेस्ट होता है जिसमें 100 क्वेश्चन रहता है, उसको भी जाकर देख लीजिए। साथ में करंट अफेयर्स का भी कराया जाता है, उसको भी जाकर देखिए। और बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट भी इसी चैनल पर बहुत सारे कराए गए हैं। तो सभी का प्लेलिस्ट बन चुका है, जाकर आप लोग फटाफट चैनल पर टेस्ट को सभी को लगाइए। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अगले सेट देखेंगे।